बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन वल्लानुद्दाइम अला दाहिम अजमईन। नाज़रीन मोहतरम सलामुन अलैकुम। खुम्स के मसाइल के हवाले से हमारी गुफ्तगू चल रही थी। बहुत से सवालों के जवाब पेश किए गए और कुछ सवालात और हैं जो खुम्स से मुताल्लिक़ हैं, क्योंकि बहुत से सवालात जो आज के जवान या नौजवान या अफराद के ज़हनों में खुम्स के मुताल्लिक़ हैं या निकालना चाहते हैं, बहुत सी उलझनें हैं, कैसे हिसाब करें, क्यों कर हिसाब करें, तो वो तमाम चीज़ों के ऊपर रोशनी डालना ज़रूरी थी। हत्तल इम्कान अपने प्रोग्राम की जो गुंजाइश थी, हमने बहुत से मसाइल को आपके सामने पेश किया और आज भी कुछ मसाइल पेश करेंगे। फिर भी अगर मज़ीद कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है, मसला नहीं समझ में आता, तो आप पर्सनल नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आज के सवाल ये है कि पिछले साल खुम्स निकाल कर जो पैसा बचा था, क्या उस पैसे को हम अगले साल यानी दोबारा उस पर खुम्स निकालेंगे या उसे माइनस कर सकते हैं? तो ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हमारी रवायतों में भी है कि अल-मुखम्मस ला युखम्मस, जिस चीज़ का खुम्स निकाला जा चुका है फिर उसको दोबारा आप खुम्स नहीं निकालेंगे। यानी जिस चीज़ का खुम्स निकाला गया है वो खुम्स एक ही दफ़ा वाजिब है, दो दफ़ा वाजिब नहीं है। तो अब आपने अगर खुम्स निकाला, बतौर मिसाल आपने पिछले साल जो खुम्स निकाला है उससे कुछ रकम बची हुई थी, आपने पिछले साल 10,000 के खुम्स निकाले, 8,000 आपका खुम्स निकाला, पैसा बचा हुआ था। कभी तो ऐसा होता है कि वही पैसा आपका बचा हुआ है, आपने वो खुम्स निकाल के अपने एतबार से भाई ये पाक पैसा है, आपने कहीं किनारे या कहीं अकाउंट में सेविंग में रख दिया आपने। तो उस पैसे पे तो अब 1 साल गुज़रे या 2 साल या जितने साल भी गुज़रते रहे उस पर खुम्स नहीं। लेकिन कभी ऐसा होता है कि आपने उस पैसे को अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी में ख़र्च कर दिया है। मिसाल के तौर पे पिछले साल 10,000 का खुम्स निकाला और आपका 10,000 मुखम्मस हो गया, 8,000 बचा था। अब वो 8,000 जो है आपने नेक्स्ट साल जो आपके अखराजात थे, ज़रूरियात थे, उसमें ख़र्च कर दिया। अब अगले साल जब आपने हिसाब किया तो अगले साल आपको जो खुम्स आपके ऊपर आया बतौर मिसाल 20,000 आया। तो पिछले साल आपका 8,000 खुम्स निकाला हुआ था। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो काम करते हैं, शागिल जिसे कहे हैं, और बिजनेस है या अपना जॉब है, जो भी है, ऐसे अफराद में से हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो पैसा आपने ख़र्चा कर दिया है, अपनी ज़रूरियात में ख़र्चा कर दिया है या अपने बिजनेस में या इस तरह से, तो आप उसे अगले साल माइनस कर सकते हैं। यानी नेक्स्ट साल जब आप पे 20,000 का खुम्स होगा तो 8,000 को माइनस करके टोटल 12,000 का आप खुम्स निकालेंगे, क्योंकि 8,000 आपका पिछले साल खुम्स दिया हुआ था। यानी गुज़श्ता साल का अगले साल में माइनस कर सकते हैं। इसी तरह अगर अगले साल अब आपने 20,000 का निकाल दिया या 12,000 का निकाल दिया, तो जो बचा है फिर उसके अगले साल, यानी गुज़श्ता साल में जो आपकी बचत थी उसको अगले साल में आप माइनस कर सकते हैं। ये इजाज़त दी है आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़ज़हुल्लाह। खुम्स जिस चीज़ पर वाजिब है, क्या उसी चीज़ से उसका खुम्स अदा करना होगा? और ये भी एक अच्छा सवाल है कि खुम्स हमारा, कभी हमारे पास घर में राशन है, गेहूँ है, चावल है, आटा है या इस तरह की चीज़ें हैं, या हम कोई बिज़नेस करते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, वो बहुत ज़्यादा है, कपड़े हैं, तो अब हम खुम्स तो उन चीज़ों पे वाजिब है, तो क्या उन्हीं चीज़ों में से खुम्स निकालें या नहीं, अलग से पैसे से खुम्स निकालना वाजिब है? तो खुम्स तो उसी चीज़ पर वाजिब है, उसी चीज़ में से निकालना वाजिब है जिस चीज़ पर खुम्स वाजिब हुआ है। लेकिन अब ये कि कभी चीज़ ऐसी होती है कि उसमें से हम अलग नहीं कर सकते, या ये कि हम अभी उसको नहीं देना चाहते हैं, हमारे पास पैसा है और हम पैसे को खुम्स के तौर पे देना चाहते हैं, तो जो खुम्स वाजिब हुआ है आप दूसरे पैसे से उस पे से खुम्स निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसी में से निकालें। अगर गेहूँ है 10 किलो तो हम 2 किलो गेहूँ निकाल के दें, या चावल है मिसाल के तौर पे तो हम उसमें से 10 किलो तो 2 किलो चावल ही निकाल के दें। ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप 2 किलो चावल या 2 किलो गेहूं का पैसा भी दे देते हैं तो काफ़ी है। लेकिन हाँ, ये तवज्जो होनी चाहिए कि जो पैसा हम दे रहे हैं
ये उन पैसों में से होना चाहिए जिसका खुम्स निकला हुआ है। यानी पहले जो खुम्स आपके पास रकम मौजूद है उस रकम का खुम्स निकाल दीजिए। खुम्स निकालने के बाद आपके पास जो खुम्स दिया हुआ पैसा बचता है उससे आप हिसाब करिए। क्यों? क्योंकि अगर आप वैसे हिसाब नहीं करेंगे तो ख़ुद इस पैसे का भी तो खुम्स है। तो आपको ये तवज्जो रखनी होगी कि ऐसे पैसे से निकालें जिसका खुम्स आपने दे दिया है। आप कहें मौलाना अभी हमारे पास ऐसा कोई पैसा ही नहीं है कि जिसका खुम्स दिया हुआ हो, या हमारे पास बैलेंस नहीं है, सब सामान है और हम पैसे में निकालना चाहते हैं, तो फिर आप पैसे में निकालें कैसे? बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कहीं ना कहीं से आपको मुहैया करना है। तो दूसरा तरीका है, पहला तरीका ये कि या तो आप खुम्स दिए हुए पैसे से निकालें, और अगर खुम्स दिए हुए पैसे से आप नहीं निकालना चाहते तो जिस पैसे से निकाल रहे हैं फिर आप खुम्स को 20% नहीं बल्कि 25% हिसाब करेंगे, ताकि जो ये पैसा आप दे रहे हैं बगैर खुम्स दिया हुआ इसका भी खुम्स अदा हो जाए। तो या तो आप खुम्स दिए हुए पैसे से दें तो वही 20% आपका होगा, और या फिर ऐसे मामूली पैसे से दे रहे हैं तो उससे 25% निकालेंगे ताकि ख़ुद उस पैसे का भी खुम्स अदा हो जाए, उस पैसे का खुम्स बाकी न रहे। क्या बिज़नेस में जो ख़र्चा होता है वो सब हम माइनस कर सकते हैं? हाँ, बेशक माइनस कर सकते हैं। अब आपने कोई बिज़नेस शुरू किया, 8 लाख 10 लाख रुपए का बिज़नेस है, तो अब आप उसमें कुछ पैसे लगाते हैं, 2-3 लाख आपके पैसे इधर उधर चले गए जो बिज़नेस को आगे बढ़ाने में। तो अब नेक्स्ट जब आपके खुम्स की तारीख़ आई तो आपने देखा कि बतौर मिसाल आपके पास 5 लाख आपको फ़ायदा हुआ है, लेकिन इस 5 लाख फ़ायदे में 2-3 लाख आपका गया है। ऐसा नहीं कि ये 5 लाख पूरा आपका फ़ायदा है। जो आपने ख़र्चा किया है अगर उसको माइनस करेंगे तो फ़ायदा 2 ही लाख है। तो कभी इंसान उन चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं करता, इधर उधर पैसे जो बिज़नेस लाइन में हमने ख़र्च किए हैं और सोचता है कि नहीं ये हमारा फ़ायदा है। तो जो चीज़ें बिज़नेस में आपने लगाई हैं, ख़र्च की हैं, वो माइनस हो सकती हैं, माइनस आप कर सकते हैं। आपको 5 लाख अगर कैश मौजूद है तो आप देखिए कि इस 5 लाख में कितना आपने अपनी तरफ से ख़र्चा किया है बिज़नेस में। जो पैसे उसमें से आपने 1 लाख 2 लाख खर्चे किए हैं वो माइनस करके जो बचता है वही आपकी बचत कहलाएगी, क्योंकि खुम्स में मेन चीज़ है आपकी बचत। तो अगर हकीकत में देखा जाए तो आपकी बचत कितनी है, तो वही माइनस के बाद जो है वही आपकी बचत है, क्योंकि आपने तो उसमें 1 लाख 2 लाख लगाए हैं। ठीक है, इधर उधर से मुख्तलिफ़ अवकात में लगाए, मुख्तलिफ़ जगहों से लग गया, आपने उसको इतना हिसाब नहीं किया। लेकिन अगर जब आप पूरा टोटल हिसाब निकालेंगे तो बिज़नेस में जो ख़र्चा होता है वो तमाम चीज़ें माइनस करके जो खालिस फ़ायदा बचत जिसे कहें, और उसी को इंसान अब हिसाब भी करता है। और अगर वो चीज़ ना हो तो कहता है भाई घाटे ही में रहे, जितना ख़र्चा हुआ था वही है और तो कुछ नहीं नज़र आ रहा है। तो फिर घाटे में अगर रहे तो खुम्स नहीं है। तो बहर सूरत आप जो ख़र्चे बिज़नेस लाइन में, हत्ता यहाँ तक अभी आएगा मसला कि अगर आप कोई गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर हैं मिसाल के तौर पे, तो अब जो शख्स ड्राइवर है गाड़ी लेके चलाता है, ख़रीद के चलाता है, तो नई गाड़ी कितने की निकाली? बतौर मिसाल 5 लाख की गाड़ी निकाली। अब वो 1 साल गाड़ी चलाता है, साल के आखिर में कुछ उसने सेविंग की है, 25-50 हज़ार 1 लाख की सेविंग कर ली। तो अब ये 50 हज़ार पे खुम्स देगा या ये कि नहीं, गाड़ी की जो कीमत घटी है वो उसमें माइनस हो जाएगी, वो माइनस हो जाएगी, क्योंकि जो गाड़ी 5 लाख की उसने ख़रीदी थी बिज़नेस पर्पज़ से, अपने फ़ायदे के लिए नहीं। अगर अपने फ़ायदे के लिए लिया हो, अपने घरेलू इस्तेमाल और ज़रूरत के लिए, वो माइनस नहीं होगा। बस ये तवज्जो होनी चाहिए कि जो ख़र्चा आपने बिज़नेस लाइन में ख़र्च किया है वो माइनस होगा। गाड़ी आपने ली कि बतौर मिसाल आप जो है किराए पे टैक्सी के तौर पर ओला में या उबर में इस तरह में आप चलाएं। अब 5 लाख की आपने गाड़ी निकाली और नेक्स्ट साल जो आपकी बचत है, बतौर मिसाल 1 लाख आपने सेविंग किया है और गाड़ी की कीमत भी हो गई है अभी 4 लाख, तो आपकी कोई अमलन बचत नहीं है, क्योंकि आपने जो पिछले साल 5 लाख लगाए थे, 1 लाख आपके गाड़ी के घट गए, 1 लाख सेविंग है तो 1 लाख गाड़ी की वैल्यू भी नीचे आ चुकी, तो आपके ऊपर इस साल खुम्स नहीं होगा। तो ये तवज्जो होनी चाहिए कि ये जो हम माइनस कर रहे हैं, अगर वो चीज़ बिज़नेस पर्पज़ से लिया है, गाड़ी अगर अपनी ज़रूरत के इस्तेमाल के लिए लिया है, उसकी कीमत घट गई, वो हम माइनस नहीं कर सकते। लेकिन बिज़नेस के पर्पज़ से लिया है, बिज़नेस लाइन में बहुत से आलात अवजार गाड़ी है या इस तरह की चीज़ें हैं, इंसान लेता है तो जो उसकी कीमत घट जाती है उसको भी वो माइनस कर सकता है।
जो शख्स खुम्स न देता रहा हो और अब हिसाब करना चाहता है तो वो कैसे हिसाब करे। पहले भी इसके बारे में बयान किया, इशारा किया है कि देखें, जो शख्स मुसलसल खुम्स न देता रहा हो और अब हिसाब करना चाहता है तो सबसे पहले वो जो कोड बाय कोड हम बताएं तो सबसे पहले तो वो ये देखे कि उसने किस दिन काम शुरू किया था, उसकी जॉब है या उसका जो भी बिजनेस है, जो भी चीज़ है, किस दिन उसने शुरुआत की थी। तो तारीख़ मामूलन हुदूदन लोगों को पता होती है कि हाँ भाई मैंने जनवरी के महीने में, या दरअसल साल की शुरुआत थी या साल के बीच के महीने थे या साल के आखिर के, इतना तो पता ही होता है। तो अब अगर नहीं पता है कि ठीक है जनवरी के महीने में कितनी तारीख शुरू की, ये नहीं पता, लेकिन जनवरी में याद है कि शुरू किया है, जनवरी फरवरी में किसी भी एक में शुरू किया है, तो उसी में से किसी एक को अपनी तारीख़ समझ ले। जनवरी फरवरी में अगर शक हो रहा है तो बतौर मिसाल जनवरी को अपनी तारीख़ समझ ले और ये देखे कि उस जनवरी से नेक्स्ट जनवरी तक जो उसने कमाया हो, कमाने के बाद अगले साल जनवरी तक जो उसकी बचत थी, कितनी बचत थी। कहेगा मौलाना बहुत चीज़ें हमारे हिसाब किताब में नहीं हैं, तो ठीक है, आपके हिसाब किताब में जो यकीनी तौर पर हैं कि हाँ ये तो हमने हर साल बचाया है, फिर अगले साल उसी तरह अगले साल जनवरी तक कितना बचाया, क्या किया, बीच में जो ख़र्चा हुआ ज़रूरियात में, आपने कमाया, साल के बीच में ख़र्चा किया, खाने पीने, ज़रूरियात, मुसाफरत, रफ्त आमद, शादी ब्याह वगैरह दूसरे जो ख़र्चे ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, तो बीच में जो ख़र्चे हुए इनकम से वो तो माफ़ है, उस पर तो खुम्स नहीं। अब अगर आपको लगता है कि नेक्स्ट साल जनवरी पर मेरे पास इतना बैलेंस था, इतनी बचत थी जिसका हमने खुम्स नहीं दिया, फिर अगले साल जाके उसे ख़र्च किया, उसे कहीं हमने या सेव किया या कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया, तो उसे अगर आपको इल्म है, याद है, तो आप जो है उसको हिसाब करेंगे, उसका खुम्स देना। कभी होता है इंसान को शक होता है, शक क्या है हमने बताया 50-50, सारी चीज़ें इस्तिलाहें पहले हमने वाज़े कर दी, शक क्या है, गुमान क्या है, एहतिमाल क्या है, इम्कान क्या है। तो कभी कोई इंसान को शक होता है कि वाक़ई ये पैसा मेरे पास एक साल था, खुम्स वाजिब हुआ था, फिर हमने इसको इन्वेस्ट किया या ख़र्च किया अपनी ज़रूरियात में, या है कि नहीं एक साल नहीं था पहले ही ख़र्च कर दिया। तो अगर शक है 50-50, अगर शक है आपको, यानी शक का मतलब ये कि 50-50 यानी 50% आप ये इम्कान देते हैं कि वो पैसे पे खुम्स रहा हो और 50% आपको ऐसा लगता है कि नहीं उस पैसे पे खुम्स ना रहा हो, तो आपको मुसालहत करनी होगी मुज्तहिद से, वकील से। कल भी हमने बताया मुसालहत में मुज्तहिद यही कहेगा क्योंकि आपको ये लगता है कि 50% इम्कान है कि इस पर खुम्स रहा हो, तो आप उस पैसे के 50% का खुम्स निकालें। मिसाल तौर पे 1 लाख रुपए आपके पास था और आपको शक है कि उस 1 लाख पे खुम्स वाजिब हुआ, उसके बाद हमने ख़र्च किया अपनी ज़रूरियात में, या नहीं उस 1 लाख को खुम्स वाजिब होने से पहले ही अपनी ज़रूरियात में ख़र्च कर दिया, शादी में, ब्याह में, कोई भी ज़रूरत पड़ गई, तो अब उस एक आपको कितना इम्कान पाया जाता है, कितना आपको इम्कान पाया जाता है कि आप इस पे खुम्स हो, आप कह रहे हैं 50%, तो आप उस 1 लाख में से 50,000 का 50% का यानी 50,000 का खुम्स निकालेंगे मुसालहत के बाद। तो ये होती है मुसालहत कि आप कितने % इम्कान देते हैं। तो ये तमाम तफसीलात सिस्तानी साहब के साइट के जवाबात में भी हैं, हम लोग देते रहते हैं मुसलसल, तो इसे कहते हैं मुसालहत। तो अब आप इसी तरह से हर साल हिसाब करें कि कौन सी चीज़ आपके पास 1 साल थी, 1 साल से ज़्यादा थी, 1 साल से कम थी, जहाँ पे आपको शक हो उसके बारे में आप क्या करेंगे, मुसालहत करेंगे। तो जो भी इनकम है, अब इनकम में अक्सर इंसान इन्वेस्टमेंट करता है, तो जो इन्वेस्ट किया है और वो अपनी ज़रूरत में इस्तेमाल नहीं हुआ, तो उन चीज़ों में तो मोटे तौर पे खुम्स दे नहीं। आपने कोई ज़मीन ख़रीदी, कहीं और फंसा दिया पैसा, बिज़नेस में लगा दिया, खुम्स नहीं निकाला, तो उन चीज़ों का आपको खुम्स अदा करना होगा। मुसालहत इसीलिए क्योंकि बहुत सी जहाँ पे इंसान नहीं समझ सकता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इसीलिए एक मुज्तहिद या वकील जो मसाइल खुम्स से दक़ीक़ तौर पर आशना हो, उससे बैठ के अपना हिसाब किताब करके मुसालहत करें, जिसे कहें कि दफ्तरचे हिसाब कहा जाता है। तो ये है इसका हिसाब करने का तरीक़ा। जो शख्स फजूल खर्ची करता रहा है उसे खुम्स देना होगा या नहीं। अब ये भी एक अच्छा सवाल है। बहुत से लोग फजूल खर्ची से काम लेते हैं, इसराफ से काम लेते हैं। तो पहले ये बताएं कि फजूल खर्ची है क्या। एक होता है कि इस तब्ज़ीर, जिसे कुरान ने मज़म्मत किया है, यानी बेजा खर्च करना, गैर आक़िल लोग जैसे करते हैं। और एक होता है कि इसराफ, यानी जहाँ पे ख़र्च करना है लेकिन आप ज़्यादा खर्च करते हैं, 10 की ज़रूरत है 20 खर्चा करते हैं।
बच्चे की शादी है, बच्ची की शादी है, आपकी शान के मुताबिक 5 लाख खर्चा करना चाहिए, आप 10 लाख उड़ाते हैं। कहते हैं कि भाई ये आपको क्या ज़रूरत थी, आप किसी और को दे सकते थे, गरीब, आपके रिश्तेदार, अजीज़, ज़रूरतमंद वगैरह, शराइत को देखते हुए हर इंसान की। तो अगर कोई फजूल खर्ची करता है, यानी इसराफ, कहीं पे जो खर्च होना चाहिए शान के मुताबिक उससे ज़्यादा, तो वो फिर उसका खुम्स माफ़ नहीं होगा, उसे उसका खुम्स देना होगा। पहली बात तो क्योंकि इसराफ जायज़ नहीं, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुसरफीन, अल्लाह इसराफ करने वालों को पसंद नहीं करता। बाद लोग कहेंगे अरे खुम्स देना पड़ेगा, लाओ खर्चा कर दें, यानी 20% से बचने के लिए वो पूरा 100% खर्चा कर देते। तो ये भी बाज़ लोग ये रास्ता ढूंढते, तो ये तरीक़ा नहीं है। पहली बात तो वो माफ़ी नहीं होगा, आपको दूसरे पैसे से निकालना होगा, और वो भी ऐसे पैसे से निकालना होगा जिसका खुम्स दिया हुआ हो, या फिर आप 25% निकालें। तो बहर सूरत इसराफ़ करने से खुम्स माफ़ नहीं होता। हाँ, आपकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी है आपके शान के मुताबिक, शान भी बेहसब समाज, जिस फैमिली, जिस जगह जहाँ रह रहे हैं, जिस कल्चर में रह रहे हैं, जो आपकी एक उर्फ़ी ज़रूरियात हैं आपके शान के मुताबिक होनी चाहिए, वही आपकी ज़रूरत कहलाती है। उससे ज़्यादा फिर वो फजूल खर्ची में आता है। जो अफराद आहिस्ता आहिस्ता करके घर बनाते हैं और उसके अलावा वो घर भी नहीं बना सकते, और ये बहुत अच्छा सवाल है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा इतना है कि जाके घर ख़रीद लें या ज़मीन ख़रीद के फ़ौरन घर बना लें, लेकिन अक्सर अभी शहरों में रहने वाले अफराद ऐसे नहीं हैं। जो मिडिल क्लास, मीडियम क्लास के नीचे के लोग हैं, तो वो ऐसा नहीं कि एक साथ घर बना ले, जॉब कर रहा है, अब धीमे धीमे कहीं लोन वगैरह लेके ज़मीन लेता है, प्लॉट लेता है, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उस पर बनाना शुरू करता है। तो अब पहले पैसा सेविंग करता है, उसके बाद फिर वो बनाता है। तो अब ये जो पैसा सेविंग किया उसने 2 साल 3 साल कुछ पैसे इकट्ठा किए ताकि एक प्लॉट ले लें, तो मकसद तो हमारा घर बनाना है, और घर भी हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी में से। तो मौलाना इस पर क्या, इसको हमें खुम्स देना होगा। देखें, जब तक ये पैसे की शक्ल में मौजूद है तब तो आपको खुम्स उसका अदा करना है। लेकिन कभी ऐसा ये होता है कि आप पैसे की शक्ल में नहीं रखते, आप कहीं पे ज़मीन या कुछ मामला कर लेते हैं, हर महीने किस्त के तौर पे उसको दे रहे हैं, और ज़मीन भी आपने ले ली। तो यहाँ पर आयतुल्लाह सिस्तानी का ये कहना है कि उस शख्स की हालत को देखना होगा कि वो शख्स की हालत, कंडीशन कैसी है। यानी अगर ये शख्स जो कि एक जॉब करने वाला है या मामूली नौकरी करने वाला है, आहिस्ता आहिस्ता इस तरीक़े से घर न बनाए एक ज़मीन लेकर, तो लोग उसे मलामत करेंगे, कहेंगे 20 साल शहर में थे, एक घर नहीं बना सके, 500-1000 स्क्वायर फीट लेके आप इतना तो घर तो बना ही सकते थे, बच्चे अभी भी किराए पे। होता है। तो अगर ऐसी कंडीशन में है कि लोग कहें कि वाकई तुमने कोताही की, तुम्हारे अंदर इतनी सलाहियत थी कि आहिस्ता आहिस्ता रह के 20 साल 25 साल में एक घर बना लेते, लेकिन तुमने नहीं बनाया, ये गलत है, मलामत करेंगे। देखो तुम्हारे साथ फला थे, उसने बना लिया, उसने बना लिया, तुम्हारे भाई ने बना लिया, तुम्हारे पड़ोसी ने बना लिया, लोग कहते हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन है कि वाकई उससे मलामत किया जाएगा, तो आयतुल्लाह सिस्तानी कहते हैं तो उस सूरत में अगर वो ज़मीन या घर का सामान लेकर, ईंट है, सीमेंट है, या ऐसी बोरम है, कोई चीज़ लेके छोड़ रहा है ताकि आहिस्ता आहिस्ता घर बनाए, तो उस पर खुम्स नहीं है। बस अगर पैसा रखता है, सेविंग करता है, तो उसको खुम्स देना होगा। लेकिन सामान अगर रखता है तो उस पर खुम्स नहीं। सेम यही कंडीशन बच्चियों के जहेज़ के लिए, जो लड़कियों का जहेज़ वालिदैन इकट्ठा करते हैं। अब कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं, मालदार हैं, जब भी रिश्ता हो गया फ़ौरन वो सामान जहेज़ का ख़रीद के अपने शादी कर सकते। लेकिन हर फैमिली ऐसी नहीं, बच्चे की शादी के टाइम हो रहा है, रिश्ते आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो अब आहिस्ता आहिस्ता करके उन्हें समेटना है ताकि कुछ जहेज़ के सामान हो। तो उनकी भी यही कंडीशन है। अगर उनको ऐसा लगता है कि भाई अगर इसके अलावा वो मुहैया नहीं कर सकते, और अगर मुहैया नहीं करेंगे तो वक्त में, शादी के वक्त दुश्वारी होगी, मुश्किल होगी, लोग मलामत करेंगे, तो अगर आहिस्ता आहिस्ता करके वो जहेज़ का सामान साल की इनकम से ख़रीद रहे हैं, बचत से नहीं। एक बार तो आपने पैसा बचाया, खुम्स वाजिब हो गया, तो आपको अदा करना होगा। लेकिन नहीं, जैसे इनकम आती गई, साल में तनख्वाह हर महीने आ रही, कुछ न कुछ छोटा मोटा सामान ख़रीदते जा रहे हैं। तो जिनकी शान में इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, मजबूर हैं, तो अगर वो सामान ख़रीद लेते हैं, सेविंग नहीं, फिर तवज्जो होनी चाहिए। अगर सेविंग करते हैं पैसा कि हम रखे रहेंगे जब वक्त होगा, अब बाद लोग यही पूछते हैं मौलाना साहब हमारे पास शहर में कहाँ जगह है कि हम सामान ख़रीद के रखें। अब रिश्ता 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, गांव तो है नहीं कि कहीं भी रहे, शहर में जगह की मसला होता।
तो देखें जो इजाज़त दी है वही सामान की है, पैसे के लिए इजाज़त नहीं है। अगर आप पैसा रखते हैं तो बहरहाल आपको खुम्स देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप सामान मुहैया करते हैं तो क्योंकि वो सामान का मुहैया करना, अब फ़र्क भी बता दें, मुमकिन बाद लोग कहें मौलाना क्या फ़र्क है। देखिए वो सामान का मुहैया करना, ख़रीद के रखना, वो आपके जुज़े अखराजात में उर्फ़न आ जाता है कि ये भी आपके ज़िंदगी का एक ख़र्च है कि आहिस्ता आहिस्ता इसको फ़राहम करें 2 साल बाद के लिए। लेकिन पैसे का रखना फिर सबका खुम्स माफ़ हो जाएगा, क्योंकि जिसके पास भी पैसा है 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद उसको कहीं ना कहीं ज़रूरत में आएगी। तो फिर तो पैसे वालों को छोड़ के जो बहुत ज़्यादा मुतमविल है सबका खुम्स माफ़ हो जाएगा। तो नहीं, ये रास्ता नहीं। हाँ, जो चीज़ आपने ख़रीद लिया वो आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा और ज़रूरत का जुज़ बन गया तो वो उस तरीक़े से माफ़ है। मुज्तहिद यहाँ तक यकीन करके ये इजाज़त देता है कि आप उस पर खुम्स न दें। वालिदैन के लिए क्या ज़रूरी है कि बच्चों को जो हदिया, गिफ्ट और ये सब चीज़ें मिलती हैं उसका खुम्स अदा करें? हाँ, जो चीज़ नाबालिग बच्चों को हदिये में, गिफ्ट में आजकल दिया जाता है या बर्थडे पे दिया जाता है, उन तमाम चीज़ों पर भी खुम्स वाजिब है। वालिदैन उनका भी हिसाब करें, अगर 1 साल गुज़र गया है उस चीज़ पर तो उसका खुम्स दें। अगर वालिदैन तवज्जो नहीं करते, बाई चांस उसका खुम्स अदा नहीं करते हैं, तो ख़ुद बच्चों पे ज़रूरी है कि जब वो बालिग हों और ये देखें कि उनके माल पर खुम्स था और उन्होंने अदा नहीं किया है तो उनको अदा करना होगा। जो शख्स लोन भर रहा है या मकरूज़ है उस पर खुम्स वाजिब है या नहीं? पहले भी इशारा किया था, लोन, पहली बात तो ये देखना हो कि लोन आपने किस चीज़ के लिए लिया है। लोन अगर ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए लिया है, मिसाल तौर पे आपने एक गाड़ी ख़रीदी, बाइक ली, अब वो बाइक से आप चल रहे हैं तो ये आपकी ज़रूरत ज़िंदगी है, तो अब उसका आप लोन भर रहे हैं। तो अब जो लोन भर रहे हैं क्या उस पर खुम्स देना होगा बतौर मिसाल, या वो खुम्स से माफ़ हो जाएगा? तो उसमें ये कंडीशन है कि आपने लोन पहले लिया कहीं से, अब आपको 1 लाख रुपए मिले और लेने के बाद आप जो है गाड़ी ख़रीद के चल रहे हैं तो उस पर खुम्स नहीं, वो माफ़ हो जाएगा। कभी होता है कि आप लोन लेते हैं और लोन लेने के बाद ऐसी चीज़ ख़रीदते हैं जो आपकी ज़रूरत की नहीं है। लोन इसलिए लेते हैं कहीं इन्वेस्ट करें उस पैसे को, तो क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया है तो जितनी आपने किस्त भरी है उतने का खुम्स की तारीख़ पे आपको देना होगा खुम्स। बस अगर वो लोन आप अपनी ज़रूरत में इस्तेमाल कर रहे हैं तब तो जो किस्त भरी है वो सब आपके ख़र्चे में शुमार होगी, उस पर खुम्स नहीं। लेकिन अगर उस लोन को आपने इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से लिया है, लेके कहीं पे लगा रखा है, तो क्योंकि उसका बदल मौजूद है तो जितनी आपने किस्त अदा की है, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 1 साल की, उस मकदार के आप मालिक हो गए, क्योंकि उतना आपका कर्ज अदा हो गया और उसके मुकाबिल में जो चीज़ वो मौजूद है आपके पास तो उसके आप मालिक हैं, वो आपका फ़ायदा शुमार होगा, तो उसको आपका उसका खुम्स अदा करना होगा। अगर हमने किसी चीज़ को ख़रीदा और उसकी कीमत बढ़ गई, ये भी एक अच्छा सवाल है, कीमत बढ़ गई तो क्या हम उस जो कीमत उसकी बढ़ गई उसका हमें खुम्स देना होगा? तो यहाँ भी ये देखना होगा कि आप जो चीज़ ख़रीद रहे हैं किस पर्पज़ से ख़रीद रहे हैं, किस लिए ख़रीद रहे हैं। अगर अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए आपने ख़रीदा, कोई गाड़ी ली, 1 लाख की गाड़ी ली, अब इत्तेफाक से गाड़ियाँ महंगी हो गई, उसकी कीमत 1.5 लाख हो गई, तो क्योंकि आप उसकी ज़रूरत में अपने इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी कीमत बढ़ती भी है तो उस पर खुम्स नहीं। लेकिन कभी ऐसा ये होता है कि आप अपनी ज़रूरियात के लिए नहीं लेते हैं, बल्कि किसके लिए लेते हैं? बिज़नेस के लिए लेते हैं। कोई चीज़ बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से ख़रीदते हैं और उसकी कीमत बढ़ती जाती है। हमने ज़मीन ली, प्लाट लिया, पिछले साल उसकी कीमत थी 10 लाख, इस साल हो गई 12 लाख, तो मौलाना अभी तो हमने बेचा नहीं है तो खुम्स कैसे अदा करेंगे? तो इसमें 2 कंडीशन है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट माने बिज़नेस के पर्पज़ से लिया है, बिज़नेस कर रहे हैं कि इसको बेचेंगे फिर दूसरी लेंगे फिर उसको बेचेंगे, इस तरह से हम आपका बिज़नेस है, काम है, तब तो आपको उसकी बढ़ी हुई कीमत का खुम्स अदा करना होगा, गरचे आप न भी बेच रहे हो, क्योंकि ये आपका फ़ायदा है और आप बिज़नेस करते हैं। 10 लाख की चीज़ ली, आपको अगले साल 12 लाख की होगी तो वो 2 लाख आपका फ़ायदा है। मार्केट का रेट नहीं पता तो जितना आपको यकीनी है कि ये तो इसका रेट है ही, वो आपको उतना अदा करना होगा। नहीं पता है कि भाई कितनी है, 12 की है, 14 की है,
तो 12 तो यकीनी है, आप 12 का खुम्स यानी 2 लाख जो बड़ा है उसका खुम्स दें। लेकिन कभी ऐसा नहीं है कि आप बिजनेस पर्पज़ से लेते हैं, नहीं, ज़मीन ली के बाद में घर बना के रहेंगे, अभी यूज़ नहीं हुआ है और खुम्स दिए हुए पैसे से लिया, बतौर मिसाल हमने, अगर खुम्स दिए हुए पैसे से लिया है और उसकी कीमत बढ़ गई और बिजनेस पर्पज़ से भी हमने नहीं लिया है, तब तो उस पर खुम्स नहीं है। लेकिन अगर हमने खुम्स दिए हुए पैसे से नहीं लिया है, उसका खुम्स निकालना चाहिए और उसकी कीमत भी बढ़ गई है, तो ऐसी सूरत में आपको चाहिए कि उस बढ़ी हुई कीमत का जब बेचेंगे तब खुम्स अदा करेंगे। बस फिर तवज्जो होनी चाहिए कि अगर बिजनेस पर्पज़ से आपने कोई चीज़ ली और उसकी कीमत बढ़ गई तो उस बढ़ी हुई कीमत का खुम्स देना है, गर्चे आप अभी न भी बेचें। लेकिन अगर बिजनेस पर्पज़ से नहीं ली है तो जब उसको आप बेचेंगे, उसकी जो कीमत बढ़ी है, क्योंकि आपने खुम्स दिए हुए पैसे से ऐसे पैसे से लिया था जिस पे खुम्स नहीं था, तो उतना तो आपका खुम्स नहीं, लेकिन कीमत बढ़ गई, तो अब जब आप उसको बेचेंगे, इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं, ज़रूरत में इस्तेमाल करते तो भी कोई मसला नहीं था, ज़रूरत में भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और उसकी कीमत भी बढ़ गई है, तो उस सूरत में जब आप उसको बेचेंगे तब उसका खुम्स देना होगा। तो ये मुश्किल वही बिज़नेस में ज़्यादा होती है कि आपने बिज़नेस पर्पज़ से लिया, सामान स्टॉक में पड़ा हुआ है, आपके गोदाम में पड़ा हुआ है और कीमत बढ़ चुकी है, तो उसमें जो कीमत बढ़ी हुई है उसको आप हिसाब करके कोशिश करें अतल उसके खुम्स को अदा करें, यह आपकी शरई ज़िम्मेदारी है। यह आखिरी मसला, क्योंकि टाइम नहीं है और मसाइल तो खैर बहुत से थे और खुम्स के हवाले से इंशाअल्लाह फिर कभी हमारा ये सिलसिला माह रमज़ान के बाद भी इंशाअल्लाह बेहौल क़ुव्वत इलाही हर सैटरडे 9 से 9:30 बजे लाइव जारी रखने का प्रोग्राम है और वहाँ पर भी सिस्टम यही होगा कि हम 5 से 10 मिनट मुख्तलिफ़ मसाइल पर जो ज़रूरत है उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे और फिर बहुत से अखलाक़ी तरबियती मौज़ूआत पर इंशाअल्लाह इसकी तफसील हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो आखिरी मसला ये है कि अगर कोई शख्स नकदी तौर पर खुम्स अदा नहीं कर सकता और फ़ौरन अपना खुम्स नहीं दे सकता तो उसे क्या उसके लिए कोई राह हल है या नहीं। देखें, अगर कोई शख्स अपना खुम्स नकद तौर पर नहीं दे सकता तो उसका रास्ता वही मुसालहत है, वो आहिस्ता आहिस्ता बग़ैर मशक्क़त के जैसे अदा कर सकता है। इतनी मुजतहिद इजाज़त देते हैं कि हर महीने या इंस्टॉलमेंट पर या जिस तरीक़े से जितना उसके लिए बाइस मशक्क़त और ज़हमत न हो उस तरीक़े से मुसालहत करके अपने खुम्स को अदा करे। क्यों? लेकिन खुम्स हर सूरत वाजिब है, एक शरई ज़िम्मेदारी है, उसको हम तर्क नहीं कर सकते और ये भी नहीं कि हम माफ़ हो जाए। माफ़ तो खुदा और रसूल के हाथ में है, किसी शख्स के हाथ में नहीं कि वो माफ़ कर देता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।